हेलो एवरीवन। तो आज का दूसरा वीडियो जो हमारे चैनल पे आ रहा है वो है 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी एनटीए ने डिसाइड किया है कि नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 अगस्त को होने वाला है। तो इस हिसाब से हम आपकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो आपको सबसे पहला काम करना है, किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो को आप देख रहे हो, आप अगर इस स्ट्रैटेजी वीडियो तक आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपका करंट स्टेटस क्या है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पता होना। क्योंकि अगर आप एक बिना किसी भी चेक के आप प्रिपरेशन करते जा रहे हैं तो वो आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने स्कोर्स चेक कीजिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, और किस टॉपिक में आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। ऐसे टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, 3 महीने का टाइम है, आप आराम से उनमें काम कर सकते हो। और जो स्ट्रांग है उसे मेंटेन करके रखिए, और जो वीक है उसमें भी हल्का फुल्का काम करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स एक एडजस्टेबल लेवल पे आ जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरा चीज़, आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पता होना। अगर आपका कोई वीकेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई वीक टॉपिक है, तो ये उससे भी अच्छा है। अगर आपका कोई वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि अधिकतर लोगों का क्या होता है कि वो नीट के प्रिपरेशन में होते हैं तो उनका फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उस सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करिए और उस सब्जेक्ट को अपना मैक्सिमम टाइम दीजिए प्रिपरेशन का। जो भी आप टाइम डिवोट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, उसमें से मैक्सिमम टाइम आप फिजिक्स को दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डेली 12 आवर्स पढ़ रहे हैं तो गिव 4 to 5 hours टू फिजिक्स इफ़ यू आर वीक इन फिजिक्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को वीक छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर आपके अंदर हल्का सा भी ये डाउट होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, लेट मी टेल यू, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको डिप्रेस करेगा। इजी क्वेश्चन भी आप वहां गलत करके आएंगे। तीसरी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, अभी तक आपने टू डू लिस्ट बनाया नहीं बनाया उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आपको डेली टू डू लिस्ट बनानी है। आपको रात में डिसाइड कर लेना है कि आपको अगले दिन करना क्या है। क्या आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, उसमें भी स्पेसिफाई करिए आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितना आपको एक दिन में खत्म करना है, क्या करना है, ये सब आपका डिसाइड होना चाहिए। आप रैंडमली इस समय नहीं पढ़ सकते। अगर 3 महीने में भी आपने रैंडम स्टडी किया, लेट मी टेल यू, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चौथी चीज, रिवीजन इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका 70% सिलेबस तैयार हो चुका है, 30% सिलेबस आपका बचा है, और आप लगे हुए हैं उस 30% सिलेबस को कवर करने में, तो आप लैग कर जाएंगे उन लोगों से जिन्होंने 70% सिलेबस कवर करके रिवीजन भी कर डाला है। तो आपको 70% सिलेबस प्लस रिवीजन, ये ज़्यादा बेटर है 100% सिलेबस प्लस नो रिवीजन के। तो आप अगर 70 से ऊपर भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिवीजन मस्ट है इस टाइम पे। आपको रिवीजन करते जाना है टाइम टू टाइम, आराम से। आपको इनऑर्गेनिक हमेशा रिवाइज करते जाना है, क्योंकि वो एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन आपको भूलने लगेगा। आपको लगातार इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है। आपको ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें रिवाइज कर लेना है। आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज जो कि बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, जिनकी फिजिक्स वीक है वो तो याद करने भी नहीं जाते, सोचते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ देंगे। चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है, सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरह रट के जाइए। लेट मी टेल यू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आप ना कर पाएंगे अगर आप फॉर्मूला भी ना रट के जाएंगे तो इसलिए फॉर्मूला रट के जाइए, आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को हिट करिए। कई बार तो सिंपल वैल्यूज आती है, बस फॉर्मूले में पुट करना होता है और आपको आंसर मिल जाता है। चौथा चीज, आपका रिसोर्स लिस्ट इस समय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम इस यूट्यूब पे भी, इस यूट्यूब वीडियो को भी देख लें, उस पर भी चले जाएं, अकेडमी भी देख लें, ग्रेडअप भी देख लें, ये देख लें, वो देख लें, ऐसा मत करिए। कोई एक ही रिसोर्स लिस्ट चूज करिए, और इस समय मैं तो कहूँगा आपके पास जो भी कंटेंट अभी तक आपने बनाया है उस पर विश्वास करिए, उस पर रिलाई करिए। नया कंटेंट सोचेंगे ये ज़्यादा बेटर है, इससे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब मोर और लेस 80 to 90% सब सेम ही है, बस 10% का डिफरेंस होगा। वो 10% भी मैटर नहीं करेगा अगर आपको अपने प्रीवियस कंटेंट पे विश्वास है तो आप आराम से जो भी आपने अभी तक कंटेंट बनाए, नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला लिस्ट बनाई है, वॉल्स पे चार्ट्स लगाए हैं, उनको आप आराम से पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, आपका सिलेक्शन एश्योर्ड है। चौथी चीज, आपका ये क्लियर होना चाहिए कि 3 महीने का ड्यूरेशन है, तो आप लगातार 3 महीने कोर्स कंप्लीशन पे फोकस नहीं कर सकते। आपको कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। किसी का अगर
80% हो चुका है, 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दे। एक रफ रीडिंग ले ले पूरे सिलेबस की कि उसने पढ़ा क्या क्या है, जिससे कि उसके दिमाग में सारी चीजें आ जाएं। अगर किसी का 70% है तो वो भी 15 से 20 दिन मैक्सिमम, आपके पास 30 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम है अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फोकस करिए कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जिससे कि आप बेटर रिवीजन और एफिशिएंट रिवीजन कर सकें। आपका जो 7th पॉइंट है, दैट इज एक आपका फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आज सुबह 7 बजे सो के उठ रहे हैं, कल दोपहर में 2 बजे सो के उठ रहे हैं। आप अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में ही डेली उठिए, अगर रात तक पढ़ते हैं तो रात में ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप इस समय ऑसिलेट कर रहे हैं तो आपका मोमेंटम बिगड़ जाएगा, और अगर मोमेंटम बिगड़ेगा तो आपको डिप्रेशन इस समय जरूर से जरूर आएगा। 3 महीने बहुत कम टाइम होते हैं अगर सही से फोकस किया जाए तो। अब आप लोगों के लिए मेरे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बायो के लिए। तो बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग यही बोलते हैं एनसीईआरटी बाइबल है, तो एनसीईआरटी पर फोकस करिए। वो आराम से आपको 340 मार्क्स तक ले जा सकती है। अगर आपके कोई नोट्स है तो आप उन्हें भी रिवाइज करिए। एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, 5 बार 10 बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको उसका हर एक एग्जाम्पल हर एक पॉइंट याद होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे एग्जाम हॉल में। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वहां जो नए ऑप्शंस आते हैं वो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही एलिमिनेट किए जा सकते हैं, आप अपनी नॉलेज से नहीं उन्हें एलिमिनेट कर सकते। तो इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड से उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छी तरह करिए। सेकेंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह फॉलो करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का आपको छोड़ के नहीं जाना। टफ लग रहा है फिर भी आपको उसको देखना, उसका सोल्यूशन देखिए, ट्राई टू मेमोराइज द सोल्यूशन, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो वही फंसेगा जो आपने देखा होगा, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। ट्राई टू मेमोराइज द सोल्यूशन, ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकालिए, देखिए कहाँ उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तीसरा पॉइंट, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी डाउट आपका छूटा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ डाउट छोड़ के जाएंगे तो आप नीट में क्या करके आएंगे। जब आपके मान लीजिए जो आपका डाउट था उसे आपने क्लियर नहीं किया और वही एग्जाम में आ गया, तब आप क्या कर लेंगे। इसीलिए आपको कोई भी अपना डाउट छोड़ के नहीं जाना। यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स, दिस इज द मोमेंट। 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मॉड्यूल्स में एनसर्कल किया उसे क्लियर करो, क्वेश्चन पेपर में जो डाउट हो उसे क्लियर करो। बहुत सी ऐसी साइट्स है जहां से तुम देख सकते हो, तो जल्दी से जल्दी अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो गलतियां की, कि आपको पता थी कि वो गलतियां थी क्या, आपने सिली मिस्टेक किया, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपने रैंडमली गलत कर दिया, आपने देखा नहीं, क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, क्या किया आपने, आपको वो पता होना चाहिए। इसीलिए आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपकी गलतियां क्या थी, उससे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। आप उन मिस्टेक नोटबुक मान लीजिए, आप फिजिक्स के जितने भी आपने पेपर सॉल्व किए उसमें जो भी गलती थी, अगर आप उन्हीं को नोट डाउन करते रहेंगे, लेट मी टेल यू, आपके बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मिस्टेक नोटबुक अगर आप देख के चले जाएंगे, आपका फिजिक्स में आराम से डिसेंट स्कोर 120 to 130 स्कोर आ जाएगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स के वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए फिजिक्स का किसी भी चैप्टर का जो आप छोड़ के जा रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं, चैप्टर टफ है, हम नहीं पढ़ के जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सारे फॉर्मूले सारे चैप्टर के अच्छी तरह आने चाहिए। कोई चैप्टर मान लीजिए जिसमें फॉर्मूलाज नहीं, उसमें भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज होंगे, आप उन फॉर्मूलाज को ही रट के चले जाइए, उनका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत देख लीजिए। हर चैप्टर से कुछ फोकस्ड पॉइंट्स होते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप वेराइटीज आप कवर कर लीजिए, आपका नीट में स्कोर अच्छा आ जाएगा। जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स है फिजिक्स के, जिसकी फिजिक्स वीक है उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि जितने हाई यील्ड टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले खत्म करेगा। ऑल दी हाई यील्ड टॉपिक्स शुड बी फिनिश्ड फर्स्ट, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज फिजिक्स इज वीक, नॉट फॉर दोज हु हैव डिसेंट कमांड ऑन फिजिक्स। तो ये एक चीज बहुत जरूरी है, हाई यील्ड टॉपिक्स पे आप फोकस करें। जिनकी फिजिक्स वीक है, जिनकी फिजिक्स ठीक ठाक है, कमांड उनका ठीक ठाक है, 120 130 स्कोर अभी आ रहा है, आप लोग लगातार मेहनत करते जाइए, फोकस करिए। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करिए, आपका स्कोर बूस्ट करेगा। कोई भी चैप्टर अगर आपको उसमें वीकनेस लग रही है कि ये मेरा चैप्टर तैयार नहीं है,
फॉर्मूला बुक तैयार करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करिए और मिस्टेक नोटबुक देख के चले जाइए। आपका उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, अगर फंसा भी तो ऐसा फंसेगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो चिल। और आपको अपनी सारे क्लास नोट्स रिवाइज करके जानी है, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लास नोट्स फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपके पास फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे, नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपके फिंगर टिप्स पे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप टैकल ना कर पाए, एक्सेप्ट दोज जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो वो आप ही नहीं होंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा, कई ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं देखे होंगे। बट आप अगर फॉर्मूला और अपनी नोट्स अच्छी तरह रिवाइज करके जाएंगे तो आपके फिजिक्स में डिसेंट स्कोर आ सकते हैं। क्लियर योर टॉपिक्स यूजिंग लेक्चर। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं क्लियर है, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप एक लेक्चर दे के क्लियर कर सकते हैं, तो ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं, एक डाउट नोटबुक आप बनाएंगे ही, और जितने भी एनसर्कल क्वेश्चंस आपके कोचिंग के मॉड्यूल में आपने अभी तक किए हों, ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ये टाइम है उन सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज करने का, क्योंकि आपने एक बार उस पर गलती की थी। ट्राई टू चेक कि आपको उस पर कमांड बना कि नहीं, अभी तक नहीं बना है दोबारा सॉल्व करिए, वो आपके दिमाग में पेपर तक रहेगा। 3 महीने का टाइम आराम से आपका निकल जाएगा, मेहनत करते रहेंगे अगर आप तो, और टाइम पास करेंगे तो ये भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले अपनी कोचिंग के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फॉर्मूला बैंक, ये तीनों आपके पास तैयार होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चंस जो आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपके तुरंत निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोचिंग मॉड्यूल, जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स थी आपकी, उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज फिजिकल केमिस्ट्री के आने चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। नो नीड टू सॉल्व हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द विल बी फॉर्मूला बेस्ड। सीधी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई भी इस समय हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में 130 to 140 मार्क्स आ रहा है और आपको लग रहा है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो नीट में फिजिकल केमिस्ट्री से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके फॉर्मूला अच्छी तरह तैयार है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है नीट एग्जाम में। तो हाई लेवल क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं करना है आपको, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से कर सकते हो, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने कोचिंग के सारे नोट्स अच्छी तरह तैयार कर लेना है। कोचिंग का नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं हर बार कोचिंग के नोट्स के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोचिंग, अगर आप किसी भी कोचिंग के साथ जुड़े हुए थे तो वो आपको वो कंटेंट देगी जो उन्हें लगता है कि आ सकता है नीट में। अगर काश में आप एलन में हैं तो वहाँ की फैकल्टी इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो आप लोगों को ऐसा कंटेंट देगी जो वो देख रही है कि प्रीवियस ईयर में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, तो वहीं से टॉपिक्स पकड़े जाएंगे। तो आप खुद मेहनत करने के बजाय टीचर्स का यूज़ करिए, उन्होंने जो नोट्स बनवाई है उसे ही यूज़ करिए। मिस्टेक नोटबुक आपको इसमें भी बनानी है। अगर आपके पास कोई भी कोचिंग थी तो वो लोग आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन बैंक में देंगे, या तो जो पेपर वो लेंगे उसी में दे देंगे। जैसे कि ऑल इंडिया आकाश, AIATS, AIOTS, ऐसे एग्जाम्स में वो लोग क्वेश्चंस देते हैं ऐसे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि इस साल नीट में आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह कर लेनी है। पहला चीज़, आपको डेली एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी के आप 2 से 3 पेजेस ही डेली पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। आप 90 दिन में 270 पेजेस पढ़ लेंगे, दैट इज आपकी एनसीईआरटी 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगी। अगर आप डेली रीडिंग नहीं करेंगे, आप कोई ना कोई टॉपिक लैक ही करते रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे एक दिन में पूरी इनऑर्गेनिक तैयार कर लूँ, तो भाई 3 से 4 दिन बाद तो भूल जाएगा, ये लिख के ले ले। दूसरी चीज है कि डेली आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। हर चैप्टर से मिलाकर आपको टोटल 30 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर लेने हैं। कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पर डे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेंथन हो जाएगी। आपको 2 से 3 पेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। किस टाइम पे? मॉर्निंग में आप अगर पढ़ेंगे तो आप एकदम फ्रेश उठे हुए होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आप अच्छा रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए मॉर्निंग में 2 से 3 पेज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही लीजिएगा। पॉलीमर्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत से बच्चे होते हैं जो इन चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं भी था, मैंने पॉलीमर्स एक्सक्लूड कर दिया था, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो पॉलीमर्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नहीं एक्सक्लूड करना है, इसे आपको अपना बेस्ट देकर तैयार कर लेना है। पॉलीमर्स में कुछ ही चीज़ें हैं जो तैयार करने वाली, स्पेशली वो फाइबर्स वाला पोर्शन एक है, उसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। आपको
पी ब्लॉक के सारे रिएक्शंस अच्छी तरह आने चाहिए, एस ब्लॉक के सारे रिएक्शंस अच्छी तरह आने ही चाहिए। जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं, एक्सेप्शनल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होंगे जो पी ब्लॉक से कोई भी एग्जामिनर उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा यहीं पे टैकल कर जाएगा, यहीं पे उसे दिक्कत होने लगेगी। एक शीट बनाइए, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेंथन करने के लिए 4 काम करने। पहला मैंने आपको बता दिया, 2 से 3 पेज डेली रीडिंग। दूसरा, आपको एक शीट बनानी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की विदाउट एक्सेप्शंस। एक शीट आपको बनानी है एक्सेप्शनल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की। और तीसरा आपको करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस आपको शीट में लिख लेने हैं, और उसको आपको डेली रिवाइज करते रहना है जितना भी हो सके आपसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स कोचिंग के अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, जितने भी नोट्स, क्योंकि नोट्स में आपके नेम रिएक्शंस भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, और इंक्लूडिंग कुछ थियरी भी होगी जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड थिंग, आपको सारे नेम रिएक्शंस रिलीजियसली याद होने चाहिए। थर्ड थिंग, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर बार पीछे के ही क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, या इंक्लूडिंग अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी ब्लॉक्स बन के, ऐसे ब्लॉक्स के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। और जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने भी आपके प्रीवियस टेस्ट हुए हों, कोई भी आपका टेस्ट हुआ हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही हो, कोई भी पेपर रहा हो, कोई भी मॉड्यूल हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इसमें आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रैक्टिस ऑल द पेपर्स ऑफ द कोचिंग एंड सॉल्व ऑल द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे तो बेटर होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी आप मिस्टेक बुक बनाइए, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं एज अ थियरी लिख लीजिए, वो आपको बाद में फायदा करेगा जब पेपर एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप उसे पढ़ेंगे। ट्राई टू सॉल्व ऑल योर मॉड्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 महीने में भी कोई भी नीट की प्रिपरेशन पूरी तरह नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी अपनी परफॉर्मेंस को 10 to 20 to 30 to 40% मैक्सिमाइज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। डेली टाइम टेबल आपके लिए क्या होना चाहिए, आपको 10 to 12 आवर्स डेडिकेट करने ही होंगे स्टडीज को। ये लगता है 10 to 12 आवर्स इतना थोड़े ना कोई पढ़ता होगा, भाई यहाँ ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं 10 से 12 घंटे रोज, क्योंकि उन्हें एमबीबीएस की वो सीट चाहिए जिसके लिए हर इंसान नीट देता है। तो अगर आपके लिए एमबीबीएस सीट की कोई इंपॉर्टेंस है तो आप 10 से 12 घंटे पढ़िए, नहीं इंपॉर्टेंस है तो आप 2 घंटे भी मत पढ़िए, आराम से जाइए चिल करिए। बायो में आपको डेली क्या करना है, आपको डेली एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डेली 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी 2 to 3 पेजेस करने हैं। ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है प्लस नोट्स रिवीजन, जब भी आपका मन करे हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक बार जरूर से जरूर कर लें। फिजिकल केमिस्ट्री में रिवाइज फॉर्मूलाज इन अ वीक। एट द लास्ट, फिजिक्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रिवाइज फॉर्मूला एवरी 2 to 3 चैप्टर फ्रॉम हैंडबुक प्रोवाइडेड बाय योर कोचिंग। कोई भी कोचिंग, हर कोचिंग आपको हैंडबुक प्रोवाइड करती करती, तो अपनी फॉर्मूला बुक इस टाइम पे बनाने से अच्छा है कि हैंडबुक से ही पढ़ लो फॉर्मूलाज, और जो भी नया फॉर्मूला दिखे तुम्हें उसे वहीं कहीं नोट डाउन कर लो साइड में पेंसिल लेकर। नया फॉर्मूला बैंक बनाने की कोशिश मत करो इस समय, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जाके अपना टाइम वेस्ट करो अच्छी अच्छी राइटिंग में फॉर्मूला बुक बनाने में। ट्राई टू यूज वॉट एवर कंटेंट यू हैव राइट नाउ, डोंट ट्राई टू मेक अ न्यू कंटेंट और डेवलप अ न्यू कंटेंट। तो इसलिए कोई भी नया कंटेंट मत बनाओ, जो भी कंटेंट है उसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। एट द लास्ट, थैंक यू एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू गाइस।